नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने कारक के बारे में बताया था। कारक के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो पहले इससे पहले वाले पार्ट जो कारक के पार्ट हैं उसको आप देखें और तभी ये वीडियो आपको और ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए हम कारक के बारे में समझते हैं। आज से पहले हमने पढ़ा है कारक किसे कहते हैं, कारक विभक्ति चिन्हों के बारे में, और उसके प्रथमा जो विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाले कुछ कारक के बारे में, जैसे कि कर्तरी प्रथमा, विधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योग्य प्रथमा, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज क्या, संबोधनी प्रथमा के बारे में पढ़ेंगे। तो संबोधनी प्रथमा क्या होता है मित्रों? संबोधनी का मतलब होता है किसी को बुलाना या पुकारना। किसी को जब बुलाया जाता है या पुकारा जाता है उसमें क्या होता है, संबोधन कारक होता है। और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, यहाँ पर देखिएगा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ पर हे श्री कृष्ण क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है हे श्री कृष्ण में। और यहाँ पर श्री कृष्ण को क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है या पुकारा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हे श्री कृष्ण जो सेंटेंस है इसमें क्या लगा है, संबोधन कारक लगा है, ठीक है, अर्थात प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अब जो है ना, हे राम तस्य सहायताम करो, हे राम उसकी सहायता करो, इसमें भी क्या है, संबोधन कारक, संबोधन ने प्रथमा का लगा हुआ है, ठीक है ना, संबोधनी प्रथमा है। और यह जो है आपका संबोधन प्रथमा हे राम उसकी मदद करो इस सेंटेंस में लगा है। चलिए हम देखेंगे कि संबोधनी प्रथमा की तरह अगर इसको ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कैसे पूछता है, किस प्रकार पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुरुः प्रश्नम पृच्छन्ति, गुरु प्रश्न पूछते हैं, रेखांकित पद में कौन विभक्ति है। गुरुः प्रश्नम पृच्छन्ति, गुरु प्रश्न पूछते हैं, रेखांकित पद में कौन विभक्ति है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर गुरुः क्या है, गुरु का मतलब होता है नाम है। आपको इसे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, जो कारक के बारे में आपको पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था कि गुरु आपका नाम है। तो नाम का एक सूत्र होता है अवधेय मात्रे प्रथमा, जिसमें नाम रहता है उसमें अवधेय मात्रे प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया होता है। तो यहाँ पर गुरु आपका नाम है, ठीक ना, और इसमें कौन सा विभक्ति है, अविधेय मात्रे प्रथमा का प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है इसमें प्रथमा विभक्ति सही होगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हे राम त्राहि माम, ये वाक्य है, ठीक है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन विभक्ति है। यहाँ पर हे राम त्राहि माम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, इसमें कह रहा है कौन सा विभक्त पद है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कर्तरी प्रथमा, अविधेय मात्रे प्रथमा, उसका संबोधनी प्रथमा, ठीक है। तो यहाँ पर हे राम संबोधित किया गया है यानी बुलाया जा रहा है, इसलिए संबोधनी प्रथमा होगा। क्या होगा, संबोधनी प्रथमा होगा, ठीक है। अगला है आपका प्रयोजक कर्तरी प्रथमा। प्रयोजक कर्तरी का मतलब होता है प्रयोजक कर्ता, यानी कोई काम करता है उसको प्रयोजक कर्ता कहते हैं। जैसे कि उसमें पहले जो है ना प्रयोजक कर्ता कहते हैं, और प्रयोजक कर्ता में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होता है। प्रयोजक कर्ता में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे कि पिता पुत्रम मेघम दर्शति, पिता पुत्र को मेघ दिखाता है, पिता पुत्र को मेघ दिखाता है। यहाँ पर क्या है, पिता में पिता आपका प्रयोजक करता है, पिता क्या है, प्रयोजक करता है, क्योंकि मेघ दिखाने का काम पिता द्वारा हो रहा है, इसलिए पिता क्या है, प्रयोजक करता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम समझेंगे, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शति, पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। तो यहाँ पर तमाशा दिखाने का काम कौन कर रहा है, पिता कर रहा है। तमाशा दिखाने का काम कौन कर रहा है, पिता कर रहा है, इसलिए पिता क्या हुआ, प्रयोजक करता हुआ, पिता क्या है, प्रयोजक करता है। और यहाँ पर कौतुकम का मतलब क्या होता है, तमाशा होता है, दर्शति माने दिखाता है, ठीक है मित्रों। उसके बाद आता है कर्तरी, प्रयोजक कर्तरी के बाद आता है उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि के प्रथमा में क्या दिया गया है कि कर्मवाच में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच में
प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि पीछे क्लास में पढ़े हुए कि वाच्य जो होता है ना 3 प्रकार का होता है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है ना। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर दिया है कि कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि मया कृष्णम दृश्यते, मेरे द्वारा कृष्ण देखे जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है और मया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद आता है तेन हरि से बेते, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है, उसके द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें हरि में क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है मित्रों। और इसी तरह जो है ना आपने पढ़ा, इस प्रकार आपने पढ़ा क्या, संबोधने प्रथमा, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा और उक्ते कर्मणि प्रथमा के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। ठीक है ना। कर्म कारक में दिया हुआ है क्या, कर्मणि द्वितीय। कर्म कारक के अंतर्गत जो है ना कर्मणि द्वितीय के बारे में समझेंगे। कर्मणि द्वितीय क्या है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में कौन विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि दिया हुआ है आपका सा पुस्तकम पढ़ती, वह किताब पढ़ती है। यहाँ कर्म कारक कौन है, पुस्तकम में कर्म कारक लगा हुआ है। कर्म कारक का पहचान है मित्रों कि उसमें म लगा हुआ रहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो होता है उसमें म लगा हुआ रहता है। सा पुस्तकम पढ़ती में वह किताब पढ़ती है, इसमें पुस्तकम में क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। उसको राम फलम खादति, राम फल खाता है। इसमें कर्म कारक कौन है मित्रों, फलम में कर्म कारक लगा हुआ है। फलम क्या है, कर्म कारक है। ठीक है ना। और इस तरह कर्म कारक का और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेटम क्रीडती होता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट तुम क्रिकेट खेलते हो, खेलते हो। ठीक है ना। तो इसको हम बनाएंगे तो तुम का क्या होता है, त्वम होता है। क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेटम हो जाएगा। त्वम क्रिकेटम, त्वम क्रिकेटम, क्रिकेटम और क्रीडसी हो जाएगा, क्रीडसी हो जाएगा। यहाँ पर क्रिकेटम क्या है, द्वितीय लगा हुआ है क्रिकेटम में। ठीक है ना। तो कर्म कारक का पहचान होता है कि उसमें क्या लगा रहता है, म जरूर लगा हुआ होता है। ठीक है ना। ये है आपका कर्म कारक। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक के अंतर्गत ही कुछ आते हैं कुछ शब्द, जैसे कि अभीतः, परितः, सर्वतः। अभीतः, परितः, सर्वतः जो शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति के अंदर इसको रखा जाता है। जैसे कि इन शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। नहीं तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि मित्रों यहाँ पर द्वितीय होती है। जैसे कि ग्रामम अभीतः पर्वतः सन्ति, गांव के, अभीतः मीन्स होता है दोनों ओर। अभीतः मीन्स क्या होता है, दोनों ओर। अभीतः मीन्स होता है दोनों ओर, यानी गांव के दोनों ओर क्या है, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। तो दोनों ओर, चारों ओर लगा हुआ रहता है या सब ओर लगा हुआ होता है, उसमें जो ना द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि गांव के दोनों ओर पर्वत है तो ग्रामम अभीतः पर्वताः सन्ति। बहुत बच्चे के अंदर ये कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर पर्वत है, पर्वत है पर अनुस्वार है,
बहुवचन को बता रहा है। अब देखिए गांव के लगा हुआ है, तो यहाँ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि के लगा हुआ है और के जो रहता है वो षष्ठी विभक्ति होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि जिस शब्द में दोनों ओर लगा हुआ होता है या चारों ओर लगा हुआ होता है या सब ओर लगा होता है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है मित्रों। वहाँ पर क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रामस्य नहीं होगा। ग्रामस्य लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको बनाते हैं ग्राम, इसको हम बनाते हैं मित्रों ग्रामस्य, ग्रामस्यः, ठीक है ना। उसके बाद उभयतः, उभयतः, उसके बाद पर्वताः, पर्वताः सन्ति। तो ये मेरा गलत है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि स्य नहीं लगता है। काहे नहीं लगेगा? क्योंकि जिसमें जो है दोनों ओर लगा हुआ रहता है या चारों ओर लगा होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है मित्रों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ग्रामस्य लिखना गलत है। तब क्या लिखना सही है मित्रों? यहाँ पर दोनों ओर लगा हुआ हो और उसके साथ अगर के हो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर होगा क्या? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामम होगा मित्रों। ग्रामम उभयतः पर्वताः सन्ति। अब ये क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। ग्रामम उभयतः पर्वताः सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत है, ये सही है, ठीक है ना। वैसे ही है ग्रामम परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। तो यहाँ पर गांव के चारों ओर क्या है? नदी है। इसका हिंदी हुआ गांव के चारों ओर नदी है। तो ग्रामम परितः नदी अस्ति, यहाँ पर क्या ग्रामम लगा हुआ है? ग्रामम पर्वताः, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो यहाँ पर भी सर्वतः लगा हुआ है, सर्वतः मीन्स चारों ओर, इसलिए ग्रामम लगेगा। ग्रामम उभयतः पर्वताः सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। आप इस तरह का दो देख रहे होंगे, अभितः मीन्स दोनों ओर होता है और उभयतः मीन्स भी दोनों ओर होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब भी होता है क्या? दोनों ओर होता है। इसका मतलब भी दोनों ओर होता है और अभितः का मतलब भी दोनों ओर होता है। दोनों का मतलब दोनों ओर ही होता है। चलिए ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। करण कारक, करण कारक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर्णे तृतीया के बारे में। कर्णे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे कि रामः वानेन रावणम हतवान, राम ने बाण से रावण को मारा। तो यहाँ पर करण कारक लगा हुआ है बाण से। करण कारक का पहचान होता है से या द्वारा, किसी के द्वारा किसी में कोई काम होता है, किसी के द्वारा कोई काम होता है मित्रों, तो उसमें लगता है क्या? तृतीया विभक्ति लगता है और उस शब्द में एन लगा दिया जाता है। जैसे कि हमको वह कलम से लिखता है तो सह कलमेन, ठीक है, लिखती। वह जो है ना डंडे से मारता है, सह दंडेन ताड़यति। तो जिसमें से लगता है उस शब्द में एन लगाया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बहुवचन में रहता है तो उस सब में एभ्य लगाया जाता है, जैसे कि बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः, ठीक है ना। बहुवचन में रहने पर एभ्य लगाया जाता है, जबकि एक वचन में रहने पर आपका क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। इसका मतलब इससे या द्वारा होता है, लेकिन कोई बहुवचन वाला शब्द रहेगा तब इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग होता है, जैसे कि वह बाणों के द्वारा मारता है किसी को, ठीक है ना। वह डंडों से मारता है, डंडों से, तो यहाँ पर डंडों से है तो दंडेभ्य हो जाएगा, डंडों से मारता है, ठीक है। तो डंडों से बहुत सारा डंडा है तो दंडेभ्य, दंडेभ्य, दंडेभ्य होगा, ठीक है, डंडों से। लेकिन वहीं रहता कि डंडा से मारता है तो दंडेन होगा, बाण से मारता है तो बानेन होगा, इन लग जाएगा। वह मुंह से क्या? सहमुखेन वती, वह मुंह से बोलता है, या मुंह से है, ठीक है। एक का बोध होगा तो इन लगेगा, वह मुंह से बोलता है तो सहमुखेन वती। चलिए अब मित्रों हम पढ़ेंगे, ये पढ़ लिए करण कारक के बारे में। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगता था
और उसमें जिस समय एक क्वेश्चन रहता था उसमें इन लगा दिया जाता था, जबकि बहुवचन रहने पर एभ्य लगाया जाता था। इसका पहचान है, जिस समय एभ्य लगा हुआ होगा समझिए करण कारक है, करण कारक का बहुवचन में है। और इन लगा होगा तो करण कारक जो है ना, करण कारक के अंतर्गत आपका तृतीया विभक्ति है। और इन लगा होगा और करण कारक के अंतर्गत आपका जो कर्णे तृतीया में बहुवचन रहेगा जिसमें एभ्य लगा होगा, और कर्णे तृतीया में जिसमें इन लगा होगा एक वचन में रहेगा। सहार्थे तृतीया, सहार्थे का मतलब क्या है? सह मतलब होता है साथ, जिसमें साथ लगा हुआ। सह मीन्स क्या होता है? साथ। सह मीन्स क्या होता है मित्रों? साथ होता है, साथ साथ, ठीक है ना। सह मीन्स क्या होता है? साथ। सह, साकम, सार्धम, इसका मतलब भी साथ होता है, तीनों का मतलब साथ होता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा सह का प्रयोग, ज़्यादातर लोग यही करता है यूज इसका। चलिए, सह का मतलब साथ होता है, जिसमें सह लगा हुआ हो, ठीक है, या साथ वाला कोई भी शब्द हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ, तो यहाँ पर के लगा हुआ है, तो राम के साथ, तो साथ जिसमें लग गया उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है मित्रों, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। राम के साथ सीता जाती है, रामेन सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। यहाँ पर रामेन में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है, जबकि राम के षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन तृतीय लगा है। क्यों? क्योंकि सह लगा हुआ है, इसलिए जिसमें सह लग गया यानी साथ लगा हुआ होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। राम के साथ सीता जाती है, रामेन सह सीता गच्छति। उसके बाद रामेन सह लक्ष्मणम वनम गच्छत, अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी, यहाँ पर अपि छूटा हुआ है, रामेन सह लक्ष्मणः वनम अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, अपि वनम अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए, रामेन सह लक्ष्मणम, रामेन सह लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। ये सब एग्जाम में पूछता है और निश्चित पूछता है, ठीक है ना। अब आता है आपका, ये आपका मस्ट VVI क्वेश्चन है, जितना भी आपको लिखवाया जा रहा है ये सब बोर्ड मॉडल है, बोर्ड में निश्चित आना ही आना है। चलिए, आपका आता है कि इनांग विकार, इनांग विकार में आता है जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार हो, जैसे मुंह से गूंगा, जो ना पैर से लंगड़ा, आंख से अंधा, कान से बहरा, यानी शरीर के किसी भी विकार का जिसमें बोध होता है उसमें इनांग विकार सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इनांग विकार सूत्र का प्रयोग होता है, जिसमें किसी प्रकार के शारीरिक विकार का सूचना पता चलता है कि यह इस अमुख अंग से वह क्या है, विकलांग है, तो उसमें इनांग विकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखेंगे कि वह पीठ से कुबड़ा है, सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा है। वह मुंह से गूंगा है, सह, मुंह से क्या होता है, मुखेन, मुंह से का मुखेन, पैर से का पादेन, पीठ से पृष्ठेन, ठीक है, कान से कर्णेन, कान से का कर्णेन, कान से का कर्णेन, इस तरह इन लग जाता है जिसमें शारीरिक विकार का बोध होता है। समझे मित्रों? तो इन लग रहा है, वह पीठ से कुबड़ा है, सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा है, ठीक है ना। सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति मतलब वह पीठ से कुबड़ा है, पृष्ठेन मीन्स पीठ से कुबड़ा है, वह पीठ से कुबड़ा है, वह पीठ से कुबड़ा है, पीठ से क्या है, कुबड़ा है, ठीक है ना मित्रों। वह पैर से लंगड़ा है, स पादेन, पादेन माने पैर से, पादेन माने पैर से, पादेन माने पैर से, खंजा माने लंगड़ा, खंजा माने लंगड़ा, खंजा माने क्या होता है, लंगड़ा होता है, खंजा मीन्स लंगड़ा, 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 लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, सपादेन खंजस्ती। और पैर से रहता है तो उसमें पैर का होता है पादम, और पादम में इन लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पादेन, इसका मतलब हो जाएगा पैर से, पादेन मीन्स पैर से। मुखम, मुखम होता है मुख होता है, मुखम में इन लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, मुखेन, मुखेन माने मुख से। दंड, डंडा माने होता है डंडा, ठीक है ना, तो डंडा में इन लगाइए क्या बन जाएगा, डंडेन,
और डंडेन माने क्या होता है, डंडा से। डंडेन माने डंडा से, जैसे कि वह डंडा से सांप को मारता है तो वह का क्या होता है, स होता है। तो सह दंडेन सर्पम ताड़यति, वह डंडा से सांप को मारता है। सह दंडेन सर्पम ताड़यति, वह डंडा सांप को मारता है। स कर्णेन वधिरम अस्ति, वह कान से बहरा है, यानी जिसमें भी से लगा हुआ रहता है या जिस से का बोध होता है किसी के द्वारा कोई काम होने का, ठीक है, यानी किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है उसमें भी आपका जो है ना किसी के माध्यम का बोध होता है। तो ऊपर आपको बताया गया था करण कारक में इसे माध्यम का बोध होता है, लेकिन इसमें शारीरिक विकार का बोध होता है, उसमें एणांग विकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने आज क्या क्या पढ़ा, कर्म कारक के अंतर्गत पढ़ा हमने, ठीक है ना, अभितः परितः योगे द्वितीय सूत्र पढ़ा, और करण कारक के अंतर्गत हमने पढ़ा करणे तृतीया, ठीक है ना, करणे तृतीया में करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया में पढ़ा मित्रों इसमें सह साकम सार्धम जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होता है। और आगे पढ़ा उसमें करण कारक के अंतर्गत ही हमने पढ़ा ये नांग विकार, यानी शारीरिक विकार जिसमें भी होता है उसमें भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और जिसमें तृतीय व्यक्ति होता है उसमें क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है जब वह शब्द एक वचन में रहता है, और एभ्य लगाया जाता है जब वह शब्द बहुवचन में रहता है। लेकिन ज्यादातर आपका एक वचन वाला शब्द आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। इस तरह जो है ना ये आपका जो है ना आगे वाले फिर चैप्टर बताया जाएगा, जो इसके आगे है कुछ और बच रहा है मित्रों, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए ऐसे ही आपको अच्छे से जो वीडियो देखने के लिए मित्रों क्या करें, इस जो है ना इस लिंक को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।